गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो आज मुंबई के मरीन ड्राइव में हमारी मौजूदगी और यहीं से देश दुनिया की हर ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे। तो हर एक मॉर्निंग अपडेट को डिटेल के साथ में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दीपिका और मैं तो मुंबई में मौजूद हैं, यहाँ पर भी पोल्यूशन देखा जा सकता है, लेकिन अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ पर प्रदूषण का स्तर लगातार आए दिन के साथ में बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के साथ साथ में फॉग की घनी चादर भी दिल्ली में बढ़ती हुई देखी जा सकती है। ग्राफ 4 फिलहाल आज सुबह 8 बजे से लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ये बड़ा कदम फिलहाल राजधानी दिल्ली की लिए फिलहाल सरकार के द्वारा उठाया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में रविवार रात 8 बजे कई इलाकों में AQI 462 के आसपास दर्ज किया गया है। प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है और इससे पहले गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 3 लागू किया गया था। वहीं दिल्ली में 10वीं और 12वीं को छोड़ करके सभी स्कूल ऑनलाइन करने का दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगाने में असफल रहने के मामले में हरियाणा और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। पिछली सुनवाई में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा था कि प्रदूषण से जुड़े मामले में जब तक कठोर फैसला नहीं लिया जाएगा कुछ नहीं होने वाला। सावधान, दिल्ली में सांसों पर संकट। देश की राजधानी बनी गैस चेंबर। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली। दिल्ली में आज से ग्राफ 4 लागू। खतरा बहुत बड़ा है, सवाल जिंदगी से जुड़ा है। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार बिगड़ती जा रही है। देश की राजधानी गैस चैम्बर बन गई है। दिल्ली की दम घोंटू हवा ने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। जहरीली हवा से आंखों में जलन हो रही है और फेफड़े खराब हो रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमें देखा है कि दिल्ली वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन गया था। तो ये अपने आप में एक भयावह दृश्य है और ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कुछ इनिशिएटिव ले रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कुछ इनिशिएटिव लें और इसको ओवरकम करने की कोशिश करें। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इस बीच सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 लागू किया है। दिल्ली के कई इलाकों में तो AQI 450 के ऊपर जा चुका है। लोगों को प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 लागू होने के बाद जरूरी सेवाओं पर नजर डालें तो कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है। डीजल गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी कर दी गई है। यूपी, हरियाणा और राजस्थान की बसों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। कोयले और लकड़ी जलाने पर भी रोक है। ईंट भट्टे और स्टोन क्रशर पर बैन है। शादी में पटाखों पर सख्ती से रोक लगाई गई है। कचरा जलाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। जहरीली हवा ने दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह से घेर लिया है। पॉल्यूशन ने सूरज को भी कैद कर लिया है। हालात इस कदर खराब हैं कि अब तो लोगों का घरों से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में ग्राफ 4 लागू होने से कई अहम बदलाव होने वाले हैं। सरकारी ऑफिसों की टाइमिंग में बदलाव होगा। केंद्र सरकार के दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 तक होंगे। दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक होंगे। एमसीडी के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे। सरकारी लोगों से निजी वाहन न चलाने की अपील की गई है। इसके अलावा 106 अतिरिक्त क्लस्टर बसें चलाने का फैसला किया गया है। साथ ही मेट्रो के 60 और फेरे बढ़ा दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। दिल्ली एनसीआर में जिस रफ्तार से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, देखकर तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन सकते हैं। बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को घर से न निकलने की हिदायत दी गई है। अस्थमा और खांसी के रोगी भी घर में रहें। किडनी और कैंसर के मरीज खास सावधानी बरतें। सभी लोग मास्क लगाकर घर से निकलें। पिछले कुछ सालों से ठंड के मौसम में दिल्ली एनसीआर की हवा बिगड़ती जा रही है, लेकिन न तो केंद्र सरकार और न ही दिल्ली सरकार ने इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाने की कोशिश की है, बल्कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही है और आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करती रही। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, AQI बढ़ता जा रहा है। जैसा कि देख सकते हैं हमें क्लियरिटी से वो इंडिया गेट भी नहीं दिख रहा, यहाँ से सामने तक नहीं दिख रहा। तो इस पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, पर कोई इंटेंट दिखता नहीं है सरकार। तो आप जब घूमने आए हैं दिल्ली में तो आप क्या सेफ्टी बरत रहे हैं पॉल्यूशन से बचने के लिए? हम तो ज्यादा अपने वो
क्लोज डोर्स में ही रहना चाहते हैं, पर घूमने आए हैं तो कभी मास्क लगा लिया, भाई ऐसे ही है, बस मेडिसिन लेना पड़ा है हमें, तो हमारा गला खराब हो गया था, इतना पॉल्यूशन। भले ही दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ की हवा और पानी में जहर घुला है। दिल्ली वासियों को ना तो ताजी हवा नसीब है और ना ही साफ पानी। दिल्ली की ये दो तस्वीरें उसी की तस्दीक कर रही है। दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। अगर ग्लोबल लेवल एयर पोल्यूशन की बात करें तो इस वक्त दिल्ली दुनिया के उच्चतम AQI स्तर वाले शहरों में 761वें स्थान पर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए कोई ठोस मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाई गई? आखिर इस पॉलिटिक्स क्लेश में दिल्ली की जनता कब तक घुन की तरह पिसती रहेगी? तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कैसे लगातार यहाँ पर जो वायु की गुणवत्ता है वो खराब श्रेणी में जाती हुई नजर आ रही है, बताने के लिए हमारी सहयोगी भावना किशोर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है। भावना, आपने खुद मास्क लगा रखा है, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि वहाँ पर जो हवा है वो बहुत जहरीली हो चुकी है। जहाँ पर आप मौजूद है वहाँ का AQI क्या कहता है? बिल्कुल दीपिका, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में लगातार AQI लेवल बढ़ रहा है, कहा जा सकता है कि हेल्थ इमरजेंसी जैसी कंडीशन है। फिलहाल जहां पर मेरी मौजूदगी है यहां का AQI लेवल 500 के करीब है और आज दिल्ली का जो AQI है वो 481 है। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कल के मुकाबले आज AQI लेवल में बढ़ोतरी हुई। अब तस्वीरों से आप देखिए कि किस तरह की स्थिति इस वक्त राजधानी दिल्ली की सड़कों पे है। साफ प्रदूषण की जो चादर है वो नजर आ रही होगी। हालांकि ठंड जो है पिछले 2 दिनों से बढ़ी है। आज फॉग का भी अलर्ट है, लेकिन उसके साथ साथ ये स्मॉग है जो लोगों को परेशान कर रही है। सांस लेने में दिक्कत है, सर में दर्द है, लोगों के गले खराब हो रहे हैं। लिहाजा डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि मास्क लगाएं, वरना ये हवा आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसके साथ ही दिल्ली में ग्राफ 4 आज सुबह 8 बजे से लागू कर दिया जाएगा, जिसमें अगर बात करें तो 10वीं और 12वीं को छोड़ के सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगे। पटाखों पर पूरी तरह से बैन होगा कि शादी और पार्टीज में जो पटाखे जलाते हैं वो न जलाए। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक रहेंगे, डीजल वाहनों पर रोक रहेंगे। ये तमाम पाबंदियां जो है दिल्ली के लिए लगा दी गई हैं। फिलहाल आप सड़कों का हाल देख सकते हैं कि सुबह होते ही ट्रैफिक और इसके साथ ही गाड़ियां आपको नजर आएंगी। लिहाजा आप देखिए कि मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए हैं, बसेस के फेरे बढ़ाए गए हैं, लेकिन दिल्ली की स्थिति खराब होती जा रही है। जो भी उपाय किए गए, इनिशिएटिव्स लिए गए दिल्ली सरकार की तरफ से, वो कारगर साबित नहीं हुए। चाहे हर जगह पानी का छिड़काव कराना हो, चाहे गाड़ियों पर रोक हो, लेकिन स्थिति और भी ज्यादा खराब हो रही है। बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि अभी राजधानी दिल्ली में यही स्थिति रहेगी। आज अगर बात करें तो विजिबिलिटी जो है वो 100 से 150 मीटर ही है राजधानी दिल्ली में। इसके साथ ही हर जगह इसी तरह भावना, फिलहाल तमाम जो एहतियाती कदम है, तमाम जो कदम है वो सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार हर बार सर्दियों का आगाज इसी तरीके से स्मॉग की चादर के साथ क्यों होता है? क्यों वक्त रहते पे सही कदम नहीं उठाए जाते हैं? फिलहाल भावना, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों में आगे बढ़ना होगा, बात करेंगे चुनाव प्रचार को लेकर के। देखिए, अब आज से चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, क्योंकि झारखंड में 20 तारीख को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है, तो वहीं महाराष्ट्र में पहले चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। 23 नवंबर को चुनावी रिजल्ट आएंगे। आखिरी दिन सभी दल प्रचार में ताकत झोंकेंगे। तो महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होने वाले थे। 20 तारीख को चुनाव महाराष्ट्र में होते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद 23 तारीख को रिजल्ट घोषित होने हैं। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में पहले चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। दूसरे चरण के लिए 20 तारीख को वोटिंग झारखंड में होने वाली है। और आज की अगर बात करें तो आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज चुनाव प्रचार थमने वाला है और इसी को लेकर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने कैंपेनिंग में आज के दिन आग झोंकती हुई नजर आ रही है, पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। और आज चुनाव प्रचार करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में आपको सभी पॉलिटिकल लीडर्स भी नजर आने वाले हैं, क्योंकि आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम के बाद चुनाव प्रचार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पाएगी। चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होगी, वहीं 20 नवंबर को ही झारखंड में दूसरे चरण के लिए मतदान होने वाला है। 23 तारीख का इंतजार है जब ये सामने आएगा कि कौन आखिरकार झारखंड और महाराष्ट्र का किंग बनता है। झारखंड और महाराष्ट्र की सत्ता पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतकर वो सिंहासन अपने नाम करती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो फिलहाल इस वक्त की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मरीन ड्राइव बेहद खूबसूरत लग रहा है, लेकिन हम आपको आग के कहर की तस्वीर दिखाने वाले हैं, जहाँ पर देर रात 2 ऐसे शहर हैं जहाँ पर भीषण आग का तांडव देखने को मिला। दिल्ली और चित्रकूट से खबर सामने आई है, मध्य प्रदेश के चित्रकूट से, जहाँ पर आग की तस्वीरें देखने को मिली, आग का विकराल रूप देखने को मिला। आपको भी दिखाते हैं। सड़क पर आग धधक रही है, आसपास लोगों की काफी भीड़ जमा है, अफरा तफरी मची है, लपटें तेजी से पूरे हिस्से में फैलती जा रही है।
मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। दमकल विभाग की टीम भी आग पर काबू करने की पूरी कोशिश कर रही है। लपटें तेजी से बड़े हिस्से को अपने आगोश में ले रही है। आग मध्य प्रदेश की धर्मनगरी चित्रकूट में तब लगी जब एक दुकान में आग लगने के बाद एक एक कर कई सिलेंडर पटाखों की तरह फूटने लगे। घटना में दुकान में रखे सिलेंडर सहित दुकान जलकर खाक हो गई। उसके बाद पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि रीफिलिंग के दौरान ये हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि जिस दौरान ये हादसा हुआ तब तक दुकान में मौजूद लोगों ने खतरे को भांपते हुए दुकान से बाहर आकर अपनी जान बचा ली। जिस दुकान में आग लगी वहां बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों की रीफिलिंग करने का काम होता था। रात में जब रीफिलिंग की जा रही थी तभी अचानक एक सिलेंडर में आग लगी और देखते ही देखते मौके पर रखे अन्य सिलेंडरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 6 सिलेंडर फटे। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओपी चित्रकूट सहित पुलिस फोर्स और दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की दूसरी घटना दिल्ली के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बाहर हुई, जहां एक फूड वैन में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की घटना के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और देखते ही देखते धधकती आग ने पूरी वैन को अपने कब्जे में ले लिया। तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि आग कितनी भयानक रही होगी। आग में पूरी वैन जलकर खाक हो चुकी है। जिस वक्त यह हादसा हुआ मौके पर कोहराम मच गया। आसपास कई लोग मौजूद थे जो कि आग को देखकर अपनी जान बचाकर भागने लगे। विश्वविद्यालय स्टेशन के सामने खड़ी फूड वैन में अचानक आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। विकराल आग को देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त वैन के अंदर करीब 10 कर्मचारी काम कर रहे थे, जो समय रहते वैन से बाहर निकल गए और जैसे तैसे कर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी वैन को अपनी आगोश में ले लिया। आनन फानन में मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद शुरू की गई। दमकल की टीम के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैन जलकर खाक हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि आग पहले खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले बिजली के उपकरण में लगी और फिर तेजी से पूरी वैन में फैल गई। और अब अगली खबर का रुख करते, बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं और इसी के साथ साथ में यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के भी कपाट इससे पहले बंद कर दिए गए। जी और इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं और अब ये जो कपाट हैं वो अक्षय तृतीया के बाद खुलेंगे। उत्तराखंड के प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए रविवार को विधि पूर्वक बंद कर दिए गए। रात 9:07 पर मंदिर के पुजारियों ने जय श्री बद्री विशाल के उद्घोष के साथ धाम के कपाट बंद किए। इस विशेष मौके पर बद्रीनाथ मंदिर को भव्य रूप से 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। इस दौरान बद्रीनाथ धाम में साल 2024 के रिकॉर्ड 10,000 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे, जो विशेष रूप से इस अद्भुत अवसर का हिस्सा बने। इस वक्त हम बद्रीनाथ धाम में मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और आज लगभग 12 से 13,000 श्रद्धालु यहां पे कपाट बंद होने के मौके पर मौजूद रहे और भगवान बद्री विशाल के जय जयकार नारों के साथ और आर्मी के बैंडों की धुनों के साथ धाम के कपाट बंद हुए। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद 18 नवंबर को देव डोलियां योग बद्री, पांडुकेश्वर और जोशीमठ के लिए प्रस्थान करेंगी। ये यात्रा बद्रीनाथ धाम के शीतकालीन पूजाओं की शुरुआत का प्रतीक है। इसके बाद 19 नवंबर से योग बद्री, पांडुकेश्वर और श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ में शीतकालीन पूजाएं शुरू हो जाएंगी। बता दें कि हर साल सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी की संभावना होती है और मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद भगवान बद्री विशाल की पूजा और दर्शन पांडुकेश्वर और जोशीमठ स्थित शीतकालीन तीर्थ स्थानों पर होते हैं। भाई दूज पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए गए थे। इसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हुए थे। इसके अलावा पंच केदारेश्वर और अन्य धामों के कपाट भी बंद हो चुके हैं। बता दें कि सबसे आखिरी में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाते हैं। अब एक सच्ची कहानी आपको अमेरिकी म्यूजिशियन की हम बताने जा रहे हैं, जो लगातार गिटार बजाता रहा और उसकी धुन पर जो डॉक्टर है वो सर्जरी करते रहे।
तकरीबन 7 घंटे तक ये सर्जरी चलती रही, लेकिन जो म्यूजिशियन म्यूजिक बजा रहा था उसकी वजह से सर दर्द नहीं हुआ उस शख्स। ये जटिल और अनोखी सर्जरी को बेंगलुरु के डॉक्टर्स ने किया है। आपको डिटेल के साथ में रिपोर्ट में दिखाते हैं। जोसेफ ने कहा, संगीत मेरे लिए जिंदगी है और संगीत ही मेरी जान है। जोसेफ ने 6 साल की नन्ही सी उम्र में गिटार को हाथों में थामा था और आज 64 साल की उम्र में गिटार को थामे है, वो भी ब्रेन की सर्जरी के दौरान। जोसेफ अपनी जिन उंगलियों से पिछले 58 सालों से गिटार से मधुर संगीत निकाल रहे थे, ब्रेन सर्जरी के दौरान भी वैसा ही किया। जिस संगीत के लिए जोसेफ जीते थे, आज उसी संगीत ने जोसेफ के उस कर्ज को उतार दिया और जोसेफ को जिंदा रखने में अहम भूमिका निभाई। वाकई अमेरिकी गायक जोसेफ डिसूजा के हौसले को देखकर हर कोई दंग है और उनके जज्बे को सलाम कर रहा है। अमेरिकी गायक जोसेफ डिसूजा गिटार बजाते रहे और बेंगलुरु के डॉक्टरों ने संगीतकार की सफल सर्जरी की। ब्रेन सर्जरी सबसे कठिन मानी जाती है। ऐसे में मरीज को होश में रखकर ब्रेन सर्जरी करना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन बेंगलुरु के डॉक्टरों ने हाल ही में गिटारिस्ट डिस्टोनिया से पीड़ित एक अमेरिकी सिंगर की ब्रेन सर्जरी उसे होश में रखते हुए की। इस दौरान मरीज गिटार बजाता रहा और सर्जरी 100% कामयाब रही। 64 साल के अमेरिकी सिंगर की करीब 7 घंटे तक ब्रेन सर्जरी चली और इस दौरान वो होश में थे। जोसेफ को जनरल एनेस्थेसिया नहीं दिया गया था। सर्जरी के दौरान वो गिटार बजाते रहे और संगीत की आवाज में जोसेफ का दर्द दूर हो गया। जोसेफ डिसूजा अब बिल्कुल ठीक हैं और वो पहले की तरह ही गिटार बजा रहे हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। नए साल पर हिंदुस्तान में सनातन का ऐसा समागम होने वाला है जो ना कभी पहले किसी ने देखा था और ना ही आने वाले 12 साल में कोई देखने वाला है, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा। 41 देशों से भी ज्यादा के लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में 12 साल के बाद में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और अगले 12 साल के बाद में ऐसा महाकुंभ देखने को मिलेगा। जी हाँ, महाकुंभ को लेकर के संगम नगरी में क्या विशेष तैयारी की गई है, आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट प्रयागराज से दिखाते हैं। अब की बार नए साल की शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम से होने वाली है। 12 साल बाद ये मौका आया है। संगम नगरी में सनातनियों का ऐसा जमावड़ा लगेगा कि पूरी दुनिया इसे निहार रही होगी, क्योंकि अब की बार दिव्य और भव्य महाकुंभ में कई विश्व कीर्तिमान स्थापित होने जा रहे हैं। महाकुंभ के दौरान 3 आयोजन ऐसे होने वाले हैं जब प्रयागराज में श्रद्धालुओं की तादाद 6.5 करोड़ के पार होने की उम्मीद है। ऐसे में इन दिनों प्रयागराज की जनसंख्या दुनिया के 41 देशों से ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, दिल्ली, मुंबई समेत दुनिया में जितने भी बड़े आबादी वाले महानगर हैं, उनसे ज्यादा आबादी वाला शहर प्रयागराज हो जाएगा। विश्व के 12 देश ऐसे हैं जिनमें कुल 7 लाख लोग रहते हैं। उनसे ज्यादा 12 लाख कल्पवासी महाकुंभ में जप तप करेंगे। इतना ही नहीं, दुनिया के 8 छोटे देशों की जितनी कुल आबादी है, उनसे ज्यादा सुरक्षा में जवान महाकुंभ मेले में तैनात रहेंगे। दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन होता है, सबसे बड़ा समागम होता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम प्रयागराज में 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर हम सबको देखने को मिलेगा। अब की बार महाकुंभ में काफी कुछ नया होने वाला है। शाही स्नान, पेशवाई जैसे मुगलिया शब्द अब गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। महाकुंभ में इन स्नानों और प्रवेश का क्या महत्व है, ये भी बताएंगे। पहले प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर जो तैयारी चल रही है वो जान लीजिए। कुंभ मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में फैला होगा। पूरा इलाका 25 सेक्टरों में बटा होगा। संगम तट से 12 किलोमीटर लंबाई में घाट होंगे। 1850 हेक्टेयर में पार्किंग की सुविधा होगी। नदी के पार आने जाने के लिए 30 प्लाटून पुल बन रहे हैं। घाटों के आसपास 67,000 स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था रहेगी। इतना ही नहीं, मेला क्षेत्र में 1,50,000 टॉयलेट बन रहे हैं। श्रद्धालुओं के रहने के लिए अब तक 10,000 टेंट लगाए जा चुके हैं। महाकुंभ में जुड़े तमाम काम को हर हाल में
30 दिसंबर तक पूरा करने का टारगेट सेट है। इतना ही नहीं, इस बार पूरे मेला क्षेत्र को प्लास्टिक फ्री रखा जाएगा। अखाड़े से लेकर फूड वेंडिंग जोन तक हर जगह पॉलीथीन की बजाय दोना पत्तल और मिट्टी से बने बर्तनों का इस्तेमाल किया जाएगा। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से जहां जहां अमृत की बूंद गिरी वहां कुंभ का आयोजन किया जाता है। हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ प्रयागराज में संगम तट पर इस बार 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी तक चलेगा। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि को विशेष स्नान पर्व होगा। मान्यता है कि यदि व्यक्ति कुंभ स्नान करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कुंभ स्नान करने वालों को एक डुबकी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पहले 2019 में अर्धकुंभ लगा था। तब 25 करोड़ से ज्यादा भक्त संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। इस बार महाकुंभ लग रहा है, लिहाजा देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से वीवीआईपी समेत 40 करोड़ से ज्यादा सनातनी श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और इसके लिए तैयारी भी बड़ी है। जाहिर है, धरती पर होने वाले सबसे बड़े समागम के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। 2019 के कुंभ की तुलना में 51% ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस सीसीटीवी कैमरों को लगाया जा रहा है। करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों का डाटा कंट्रोल रूम में रखा जाएगा। इससे किसी भी असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा रौनक विशेष स्नान पर्व में होती है। पहले कुंभ तक इसे शाही स्नान कहा जाता था। इसमें अखाड़ों के संत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर संगम में स्नान करते हैं। वहीं अखाड़े के आश्रम से मेला क्षेत्र में जाने को पेशवाई कहा जाता है। लेकिन अब की बार दोनों अनुष्ठान तो रहेंगे, लेकिन नाम नए होंगे। अखाड़ों ने शाही स्नान का नाम बदलकर राजसीय स्नान या कुंभ अमृत स्नान और पेशवाई का नाम कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा कर दिया है। यूं तो संगम नगरी में महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ 13 जनवरी से होगी, लेकिन पूरा प्रयागराज अभी से भगवामय हो चुका है। प्रसाद से लेकर पूजा के सामानों की दुकान सज रहे हैं। और चलिए बढ़ते आगे बढ़ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में पहुंच गए। कल जहां नाइजीरिया में वो मौजूद रहे, इसके बाद आज ब्राजील में वो मौजूद हैं। उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। वैदिक मंत्रों के साथ में पीएम नरेंद्र मोदी का वहां पर ब्राजील में स्वागत किया गया। तो बिल्कुल अलग अंदाज में पीएम मोदी का स्वागत हुआ है। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। ब्राजील में आज और कल G20 शिखर सम्मेलन है। समिट में चीनी राष्ट्रपति और जो बाइडेन भी शामिल होंगे। और देखिए, कल की अगर बात की जाए तो कल यानी कि पिछले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया में मौजूद रहे। सर्वोच्च नागरिक सम्मान के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पे सम्मानित किया गया। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजे गए पीएम नरेंद्र मोदी। कल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर नाइजीरिया में चर्चा हुई, यानी कि नाइजीरिया के जो प्रधानमंत्री हैं, नाइजीरिया के जो अपर अथॉरिटीज हैं, उनके साथ बायलैटरल चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। इस बीच आज ब्राजील में पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद है। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं और उसी को लेकर ब्राजील में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। तीसरे टर्म मुझे प्रारंभ में ही नाइजीरिया आने का अवसर मिला है और आपके भव्य स्वागत का, मेजबानी का सौभाग्य। तो देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में मौजूद हैं, जहां पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। बड़ी बात यह है कि कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा यहां पर होनी है और भारत आगे बढ़ते हुए आगे इन चर्चाओं में भाग लेने वाला। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में आखिरी चरण में चुनाव के लिए प्रचार आज से थम जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिंहासन तक पहुंचने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार के दौरान हमले करते हुए नजर आए। बिल्कुल, और इस सबके पीछे बटेंगे तो कटेंगे बयान को लेकर क्या कुछ जानकारी आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, मुकाबला बेहद टाइट है। T20 से क्रिकेट जैसी फाइट हो रही है। महाराष्ट्र झारखंड सत्ता के संग्राम में कौन पास होगा और कौन फेल, इसका पता तो 23 तारीख को ही चलेगा, जब ईवीएम की सीट टूटेगी।
लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक विरोधियों की नींद हराम कर दी है। योगी की गरज से विरोधियों का कलेजा कांप रहा है। सीएम योगी ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी तो पत्थरबाजों पर उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला लागू होगा। बहन और भाइयों, महायुति गठबंधन की सरकार बनती है तो विशालगढ़ किले का अतिक्रमण भी अपने आप ही दूर हो जाएगा। तब हमारे बप्पा गणपति बप्पा के शोभा यात्रा पर कोई पथराव करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। रामनवमी के किसी शोभा यात्रा पर कोई पथराव करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। ये पत्थरबाज अपने घर में सिकुड़ जाएंगे, सिमट जाएंगे, घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे और निकलेंगे तो पत्थरबाजी किए तो उन्हें मालूम है यूपी का सूत्र लागू हो जाएगा, राम नाम सत्य है।